लज्जा दया संयमपं भजेरं कल्याणे भागे सविसोहिताणं जेमे गुरु सयम् अनुशासयन्ति तेहं गुरु सयम् पूजयामि। आराध्य को नमन। प्रश्न हुआ, कैसे हो सकता है स्वस्थ समाज व स्वस्थ राष्ट्र की संरचना? समाज व राष्ट्र की स्वस्थता यानी समाज सुदृढ़ बने, सक्षम बने और हर दृष्टि से स्वस्थ बने, तो इसके लिए सोचा गया शिक्षा पद्धति जो किसी भी देश का निर्माण करती है उसको सुदृढ़ होना चाहिए। ब्रिटिश वालों ने क्या किया? जगह जगह अपनी स्कूलें खोल दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा शिक्षा पद्धति ही लोगों को हमारी तरफ मुखरित करेगी। आज हर एक आम परिवार का बच्चा भी उनके पेरेंट्स चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं उन्हें हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं। अगर हम चाहते हैं स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की संरचना तो शिक्षा पद्धति को देखना होगा और शिक्षा पद्धति को इतनी विकसित बनानी होगी कि स्वतः सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, ये आवाज मुखर हो उठे। हम बोलते हैं हम देश के शिक्षित नागरिक हैं, तो हमारी उस शिक्षा का पर्पज क्या है? What am I? Am I a good doctor? Am I a good engineer? Am I a good chartered accountant? Am I a good professional? क्या मैं घर का पालन पोषण कर सकता हूँ? मेरे शिक्षा का लक्ष्य क्या है? What is the basic need of education? गणाधिपति ने शिक्षा पद्धति को देखा, अणुव्रत के माध्यम से जन जन में एक आंदोलन क्रांति की, तो उन्होंने नारी उत्थान के लिए नया मोड़ का प्रचलन किया, पॉलिटिशियन के लिए एक आचार संहिता दी, स्टूडेंट्स के लिए एक आचार संहिता दी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर यह शिक्षा पद्धति जो है, जो आज की, वो बड़ी ही विकृत हो चुकी है। कैसे विकृत हो चुकी है? पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहां शिक्षा दी जाती थी, सबसे पहले उनको श्रम करवाया जाता था। आज का स्टूडेंट श्रम करना नहीं चाहता। पहले किसी भी अंक का गुणा भाग पूछते, फट देसी उनके मुंह से वो संख्या निकलती थी। 18 अठे कितना तुरंत निकलता था 144। बच्चे मेहनती नहीं होते हैं, वो यादाश्त उनकी बड़ी तेज होती थी। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं? मेहनत करना नहीं चाहते, वो व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं, चेयर पे बैठ के मोबाइल हाथ पे लेके काम करना चाहते हैं। श्रम की चेतना लुप्त हो गई। सेवा भावना नहीं, समर्पण नहीं, धर्म नहीं, योग नहीं, शास्त्र नहीं। और पहले गुरुकुल में ये सिखाया जाता था, अगर वो क्षत्रिय है तो अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी, ब्राह्मण है तो वेदों की विद्या दी जाती थी, वैश्य है तो व्यापार की विद्या दी जाती थी, आर्थिक जगत की विद्या दी जाती थी। धीरे धीरे गुरुकुल बदल गया। विद्यालयों में आज श्रम, सेवा, समर्पण, धर्म, शास्त्र, योग ये सारे गौण हो गए। लेकिन अब चालू क्या हो गया? इतिहास पढ़ाओ। इस देश का क्या इतिहास रहा है? कौन कब कब आकर इस देश पर शासन किया है? कैसे उन शासन से मुक्त हो पाए हैं? देश का इतिहास, देश का भूगोल, भाषा, हमें 2-3 भाषा आनी चाहिए, पाश्चात्य भाषा, व्याकरण, और फिर धीरे धीरे गणित शास्त्र और विज्ञान भी शामिल हो गए। फिर विद्यालय धीरे धीरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हो गए, प्रोफेशनल डिग्रियां दी जाने लगी, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए,
MBA बन गए। और चौथा, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट के बाद अब कैरियर ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट इन पर फोकस हो गया। कैरियर ओरिएंटेड यानी क्या? जिससे कमाई कर सकी, पेट भर सकी, जीविका का अर्जन कर सकी, वही शिक्षा का उद्देश्य रह गया। क्यों? क्योंकि आज के युग को हम 5 बिंदुओं से बता सकते हैं। आज का युग बौद्धिक युग है, आज का युग वैज्ञानिक युग है, आज का युग आर्थिक युग है, आज का युग भौतिक युग है, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में आदमी की बौद्धिकता प्रबल होती है तो प्रतिस्पर्धा के नाम पर वो आगे बढ़ेगा। वैज्ञानिक उपकरणों से नए नए संशोधन होंगे और उससे नए नए सुख सुविधा के साधन मिलेंगे। अर्थ का अर्जन होगा और पदार्थ की भोग वृत्ति होगी। तो इस युग के लिए जो शिक्षा जरूरत है वो शिक्षा हो गई कैरियर ओरिएंटेड। बौद्धिकता का विकास होने लग गया, बस यही शिक्षा हो गई। पुरानी श्रम, सेवा, समर्पण, धर्म, योग, शास्त्र ये सारे गौण हो गए। ऐसी स्थिति में देश का निर्माण कैसे होगा? समाज कैसे स्वस्थ होगा? न कहीं धर्म है, न योग है, न नैतिकता है। मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया। एक तरफ तो विज्ञान का, बौद्धिकता का विकास, तो दूसरी तरफ मानवीय गुणों का ह्रास होता चला गया, नैतिक गुणों का ह्रास होता चला गया और यूं कहूं तो भावनात्मक ह्रास होता चला गया। क्योंकि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये 5 बिंदुओं से इसे नापा जा सकता है कि आज की शिक्षा पद्धति में क्या पाया और क्या खोया। पहला हम देखेंगे क्या क्या पाया है। मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ यानी मानसिक बौद्धिक विकास इतना हुआ है कि आज का 5 साल का बच्चा भी कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है सारा कुछ कर लेता है। गैजेट से रिलेटेड सारी चीजें जितना आज छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, शायद एक बड़ा भी उतना नहीं जानता है। क्यों? मेंटल ग्रोथ बहुत हो रहा है। दूसरा, लॉजिकल इंटेलिजेंसी। बड़े तर्क के साथ वो अपनी बात प्रस्तुत कर देते हैं। अगर उनको धर्म की बात करें, उनके प्रश्न बड़े विचित्र होते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज गॉड? व्हाट गॉड हैज गिवन टू अस? वे किसी भी चीज में जल्दी से बिलीव नहीं करती। कोई भी चीज को वे कहेंगे भगवान होता क्या है। मेहनत करेंगे, इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलेगी तो जॉब मिलेगा, और जॉब मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सुख संपत्ति वैभव सब कुछ मिलेगी। इसमें भगवान का क्या रोल है? बेसिकली उनके लॉजिकल माइंड में जो विज्ञान के द्वारा प्रूफ या पुष्ट नहीं है, वे उसे स्वीकारना नहीं चाहते। तो एक तरफ मानसिक विकास हुआ तो दूसरी तरफ तार्किक विकास भी बहुत हुआ है। तीसरा हम देखें, हर चीज के प्रोफेशनल हो गए हैं। पहले क्या होता था? एक व्यक्ति कई क्षमताओं को लेकर प्रस्तुत होता था। प्रोफेशनल मीन्स क्या? जो काम करता है स्पेसिफिक वही काम करता है। आंख का डॉक्टर है तो सिर्फ आंख का ही डॉक्टर है। कोई हार्ट का डॉक्टर है तो केवल हार्ट का डॉक्टर है। कोई एडवोकेट है तो केवल एडवोकेट है। अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोफेसर हो गए। कोई इंजीनियर है तो सिर्फ इंजीनियर है। कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो सिर्फ उसी का ही है। हर एक को अपने प्रोफेशन से मतलब है। दूसरे ज्ञान के लिए कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। चौथा, इन सब के लिए सेल्फ सेंटर्ड हो गए, जिसके कारण
दिस इज नॉट माई बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, दिस इज माई राइट्स। वो राइट्स की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। हर एक में सोचेगा इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या अधिकार। आई, मी और माई में उलझ गया। पांचवा, जो शिक्षा है वो ग्लोबल शिक्षा हो गई। वो अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के लिए नहीं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा जगत में उतर गया। भारत का भी नागरिक अपने आप को शिक्षित समझने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां के कल्चर को एडॉप्ट करता है, वहां की शिक्षा प्रणाली पढ़ना चाहता है। और जो ये 5 बिंदु हैं, मेंटल ग्रोथ, लॉजिकल इंटेलिजेंसी, प्रोफेशनल राइट्स की बात करते हैं और ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं। तो इन 5 को पाने के लिए उसने क्या क्या खोया है। पहला, नो इमोशनल ग्रोथ, भावनात्मकता का ह्रास हो गया। दया, करुणा, क्षमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी शायद 50 साल पहले किताबों में पढ़ाया जाता होगा। आज तो वो चैप्टर ही किताबों से निकाल दिया गया। कोई इमोशनल ग्रोथ नहीं है ही नहीं। दूसरा, नो वैल्यूज सिस्टम, वैल्यू सिस्टम सब अपने आप में लुप्त हो गए। आदमी के जो बेसिक वैल्यूज होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ को हम मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, ये जो पर्पज है सारे गौण हो गए। एक ही पर्पज हो गया, इट ड्रिंक्स एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो। तो खोया क्या, वैल्यू सिस्टम खोया, इमोशनल ग्रोथ खोया। तीसरा हमने क्या खोया, मोरल वैल्यूज खोया, नैतिकता भी नहीं रह गई, ह्यूमन वैल्यूज सारे समाप्त हो गए। चौथा, सेल्फ कॉन्शियस इतने हो गए, सेवा व परोपकार की भावना मानो लुप्त ही हो गई। और पांचवा, इधर ग्लोबलाइजेशन में चला गया तो सभ्यता संस्कृति से परे चला गया। आज किसी भी पढ़े लिखे बच्चे में भारत की जो परंपराओं की संस्कृति मिलती आई है, इतने सालों की ऋषि मुनियों की तपस्या से जो मिलती आई है, वो सब गौण दिखाई दे रही है। और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के नाम से अपने आप को एक कॉन्वेंट स्टूडेंट, कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा कहलाना चाहते हैं। न सभ्यता रही, न भारतीय संस्कृति रही। तो ये 5 बिंदु पाया है हमने और 5 खोया है। विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन विज्ञान, शिक्षा का नव अभियान, शिक्षा का नव अभियान, बौद्धिकता के सम्रांगण में भावों का सम्मान, शिक्षा का नव अभियान, शिक्षा का
अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। डॉक्टर तो बन गए, लेकिन सेवा की भावना लुप्त हो गई। एडवोकेट बन गए, सत्य का साथ छोड़ दिया। बिजनेसमैन तो बन गए, नैतिकता का अभाव हो गया। सीए और इंजीनियर तो बन गए, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास हो गया। टेक्नोक्रेट तो बन गए, पर भावनात्मक विकास नहीं हुआ। इस तरह एक तरफ कई चीजों का बढ़ा है, तो दूसरी तरफ ह्रास भी हुआ है। जैसे दो बात है, लाइफ और लिविंग। लाइफ तो सबकी होती है, लेकिन क्वालिटी लिविंग, पीसफुल लिविंग, पर्पसफुल लिविंग जीता तो एक कुत्ता भी है। आज का व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तनाव से ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि उसका भावनात्मक विकास नहीं हुआ। वो डिप्रेशन में चला गया। परिवार के नाम से डिवोर्स होने लग गए। समाज के नाम से अहंकार का बोलबाला हो गया और राष्ट्र के नाम पर दलबंदियां चालू हो गई। ऐसे माहौल में कैसे होगा स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ समाज की संरचना? यानी इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो है शिक्षा पद्धति, जो आदमी के मेंटल ग्रोथ को और बाकी फैक्टर्स को प्रभावित करती है, लेकिन उसमें कहीं भी भावनात्मक विकास, वैल्यूज सिस्टम, मोरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, सेवा, सभ्यता, संस्कृति का नामो निशान भी नहीं है। और देश काल भाव के आधार पर भी आज के बच्चे का लेफ्ट ब्रेन इतना डेवलप हो गया है और दूसरी तरफ राइट ब्रेन, जिससे भावनात्मक विकास होता है, वो सुप्त होता चला गया। उसे विकास का कोई अवकाश नहीं मिलता। गीत के माध्यम से गणाधिपति आचार्य तुलसी ने सारी बात प्रस्तुत की कि आदमी के सामने हमें जरूरत है एक नए एजुकेशन सिस्टम की। शिक्षा का नया माहौल बने, शिक्षा का एक नया आयाम बने, शिक्षा का एक नया इंस्टीट्यूट बने, जहां केवल बौद्धिक शिक्षा न दी जाती हो, जहां सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा न दी जाती हो, लेकिन मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। उन्होंने कल्पना की स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र के लिए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों संतुलित रूप से विकसित हो, समान रूप से विकास हो दोनों का। बौद्धिक है, बहुत अच्छी बात है। तार्किक है, ये भी अच्छी बात है। अर्थ भी कमा सकता है, बहुत अच्छी बात है। हार्ड कोर प्रोफेशनल भी है, राइट्स की बात भी करता है, ग्लोबल एजुकेशन की बात करता है, सब अच्छी बात है। साथ साथ उसे बहुत कुछ और भी चाहिए, जिसका ह्रास होता चला गया। अब कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो आचार्य तुलसी ने, गणाधिपति ने गीत के माध्यम से बताया है। विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन विज्ञान हो। जीवन विज्ञान क्या है? साइंस ऑफ लिविंग। लाइफ तो सब जीते हैं, लिविंग आज स्ट्रेसफुल हो गई है, लिविंग पर्पजलेस हो गई है, लिविंग एमलेस हो गई है। आदमी दौड़ता जा रहा है, दौड़ता रहता है, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं उसे खुद को हम शब्द तो लुप्त हो गया। तो उस लिविंग को हम कैसे आर्टफुल लिविंग बनाए, कैसे पीसफुल लिविंग बनाए, उस लिविंग को कैसे हम पर्पसफुल लिविंग बनाए, उस लिविंग को कैसे हम प्रोडक्टिव लिविंग बनाए, ये सब बनाने के लिए इसको राइट काइंड ऑफ क्वालिटी के लिए साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान, एक नया आयाम प्रस्तुत किया, एक शिक्षा पद्धति प्रस्तुत की, जिसका नाम दिया जीवन विज्ञान। ये विज्ञान क्या है? जीने की कला है। यह विज्ञान
जीने का विज्ञान है जिसमें मनुष्य सर्वांगीण विकास कर सके। तो इसमें लिखा है विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन विज्ञान हो। पहले गुरुकुल हुआ करता था, अब यूनिवर्सिटी हो गई, पॉलिटेक्निक ऑफ इंस्टीट्यूट हो गए। तो ये सारे प्रांगण यानी जहां सारे टेक्निक्स दिए जाते हैं, इसमें व्यापक जीवन विज्ञान हो, यानी जो हमको स्किल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, एक प्रोफेशनल की बात की जाती है, कैरियर ओरिएंटेड की बात की जाती है। कैरियर के साथ साथ आदमी जहां अपना कैरियर का डेवलप करेगा, उसके साथ उसका दायरा थोड़ा और व्यापक बने, उसमें समावेश हो जीवन कैसे जिया जाए, कैसे जिए। जब तक ये नहीं मालूम क्यों जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, जीने का पर्पज क्या है और जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, तो डॉक्टर बन के क्या करेंगे, इंजीनियर बन के क्या करेंगे। तो पहली लाइन में सुंदर कहा विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन विज्ञान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। यानी शिक्षा जो गुरुकुल से यूनिवर्सिटी तक आई है, इसका जो करिकुलम है उसकी प्रणाली चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा का ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। आगे बड़ी सुंदर बात कहे हैं, बौद्धिकता के समरांगण में भावों का सम्मान हो। तो बौद्धिकता के समरांगण में भावों का सम्मान हो, भावों का सम्मान बौद्धिकता के समरांगण में। इसको भी गणाधिपति तुलसी ने कितनी बड़ी बात कह दी। ये बौद्धिकता क्या है, सम्रांगण की उपमा दे दी, युद्ध क्षेत्र बता दिया। एक दूसरे के सारे लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। मार्क कैसे ज्यादा आए, मनुष्य नहीं मानो सारे के सारे मशीन ही बन गए हों, तो मार्क लेने की मशीन बन गए हों। तो आचार्य श्री कह रहे हैं ऐसी स्थिति में भावों का सम्मान हो। इमोशंस सही नहीं तो मस्तिष्क संतुलित नहीं रह सकता। वो ज्ञानी जितनी क्षति पहुंचाएगा, जिसका मस्तिष्क संतुलित नहीं है, उससे तो भला अज्ञानी है। कुबुद्धि वाला जो क्षति पहुंचाएगा, उससे तो अनपढ़ भला है। तो कहा गया कि क्या करना है, सर्वांगीण विकास कैसे हो, वो बात कह रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो बौद्धिकता का विकास करता है, उस समरांगण में भावों का सम्मान हो। यानी भावनात्मक विकास के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अतः सर्वांगीण विकास ही विद्या अर्जन का ध्येय बने, लक्ष्य बने। लक्ष्य बने, व्हाट द पर्पज ऑफ एजुकेशन, व्हाट्स द एंड ऑफ एजुकेशन, वी आर गेटिंग लिटरेचर फॉर व्हाट, नॉट जस्ट फॉर लर्निंग लिविंग। हमारी पर्सनैलिटी पहले PQ में हुआ करती थी, फिर उसके बाद IQ में होने लगा और अब EQ। जब तक उसमें भावना की फूट नहीं होगी, दया, धर्म, करुणा, स्नेह, मैत्री, इन सब का अगर फूट नहीं होगा, वो डॉक्टर नहीं, वो इंजीनियर नहीं, क्योंकि उसका विकास एकांगी है। एकांगी विकास वाला व्यक्ति, सांप सीढ़ी आप लोग खेलते हैं, जानते हैं सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी में होता क्या है, ऊपर चढ़ने के बाद सांप नीचे पहुंचा देता है। तो सांप सीढ़ी खेल की तरह ऊपर से नीचे इंसान गिरता है, तो वैसे ही नीचे गिरता है जैसे खेल में गिरता है। तो सर्वांगीण विकास के बिना इंसान ऊपर तो चला जाता है, लेकिन साथ में नीचे भी गिरता है। शारीरिक बल, बुद्धि बल, मानस बल आधे बने, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, पुरुषार्थ की बात आ रही है कि हम हार्ड वर्क करें। पहले गुरुकुल में
राजकुमार राजघराने से भी यदि विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे तो उनसे मेहनत करवाई जाती थी, पुरुषार्थ करवाया जाता था। आज छोटे छोटे बालक को भी श्रम करना नहीं चाहते, कैलकुलेटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, पुरुषार्थ समाप्त हो गया। बुद्धि बल यानी इंटेलिजेंस तो है ही, और मानस बल, मेमोरी की बात आती है। ये तीन, शरीर बल, बुद्धि बल और मानस बल, ये तो आदेय है ही। इनकी उपेक्षा की बात गणाधिपति नहीं कह रहे हैं। इनके साथ साथ भावनात्मक विकास हो, भावात्मक बल पर आधारित संस्कृति का संधान हो। सभ्यता और संस्कृति ये दूर चले गए हैं, तो सभ्यता और संस्कृति कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे बड़ों का सम्मान करें? क्या हमारी सभ्यता हो, क्या हमारी संस्कृति हो? अतिथि देवो भव, गुरु को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों का आशीर्वाद, ये सारी हमारी संस्कृति है। तो सभ्यता और संस्कृति जो गौण हो गई है, अब उसका संधान करना है। विनम्रता, ये जो संस्कृति है ये भी गौण हो गई है, तो संस्कृति लुप्त हो गई है, संस्कृति वापस आ जाए, पुनः उसका अनुसंधान हो। तो इमोशनल डेवलपमेंट के साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि बोलते हैं जब तक चरित्र का विकास नहीं होगा, संस्कृति का विकास नहीं होगा, जीवन में संस्कृति व सभ्यता नहीं उभरेगी, तब तक कोरा विज्ञान आदमी के विकास को एकांगी बना देता है। तो इन पंक्तियों में 4 बातें प्रमुख रूप से आ गई। नई शिक्षा पद्धति में भावों का सम्मान हो। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट। जीवन का हमारा पर्पज होना चाहिए, जिसमें शारीरिक बल, बुद्धि बल, मानस बल के साथ साथ भावों का सम्मान हो और भावों के आधार पर संस्कृति का अनुसंधान हो। केवल पुस्तकी शिक्षा ही जीवन में पर्याप्त नहीं। केवल पुस्तकी शिक्षा, किताबें तो बहुत है, भंडार है पुस्तकों का, लेकिन पुस्तकों में लिखी हुई जो विद्या है वो जीवन में पर्याप्त नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन की जो बात है, दूसरा यहाँ फोकस किस पे दिया गया? खाली जो एजुकेशन सिस्टम में किताबी ज्ञान अपने आप में कोरी ज्ञान है, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आसेवन के द्वारा हो आचरणों में व्याप्त सही। जब तक शिक्षा प्रयोग धर्मा नहीं होगी, तब तक वह ज्ञान भी अपने आप में खोखला और अधूरा रह जाता है। जैसे बोलते हैं प्योर साइंस और प्योर अप्लाई साइंस, प्योर साइंस और अप्लाई साइंस। तो प्योर साइंस सिर्फ एक नियमावली बनकर रह जाती है, एक थीम बनकर रह जाती है, जब तक उसका आचरण में उपयोग नहीं होगा, जब तक उसका प्रयोग नहीं होगा, डे टू डे लाइफ में आचरण में नहीं आएगा, तब तक कैरेक्टर उसका प्रस्फुटित नहीं होगा। एंड द एजुकेशन ऑफ द कैरेक्टर, यानी ज्ञान
आचरण का विकास बने। थ्योरी तक सीमित न रहे, प्रिंसिपल बनकर न रहे। जैसे अहिंसा है, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, प्रायोगिक भी है। तो हर चीज हमारा प्रायोगिक बने। तो आगे की पंक्ति में कहा है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों का संयुक्त संगान हो, दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंट है। शिक्षा की संकाय बहुत है, पर आध्यात्मिक आय नहीं। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं। शिक्षा की संकाय बहुत है, पर आध्यात्मिक आय नहीं। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं। सा विद्याया भवति मुक्तये, मुख मुख आह्वान हो। शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। शिक्षा के संकाय बहुत हैं, पर आध्यात्मिक आय नहीं। वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं। शिक्षा के लिए जगह जगह संस्थानें बनी हैं। ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां कोई स्कूल न हो। बहुत शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कहीं भी आध्यात्मिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों के प्रति बच्चों का रुझान है, तो स्कूल बहुत सारे हैं। ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां स्कूल न हो। रुझान तो है, लेकिन उसी स्कूल में सोल की बात नहीं है, आती नहीं है। किसी का भी सोल की तरफ रुझान नहीं है। तो कम से कम अपने बुढ़ापे के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। कहा गया, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पूत को कैसे सपूत बनाए। 99% मरने वाले अपने अंतिम समय में अपने जीवन को देखते हैं तो रिग्रेट करते हैं। क्या रिग्रेट करते हैं? मैंने धर्म अपने जीवन में मैंने धर्म को नहीं माना, धर्म में मन नहीं लगाया, परिवार को समय नहीं दिया, व्यवहार में मैं सुदृढ़ता नहीं ला पाया, किसी का लाइफ में भला नहीं किया। ये होते हैं अधिकांश लोगों के रिग्रेट। बाहर से टिप टप होते हैं, भीतर से खोखले होते हैं। इस खोखले को मिटाना होगा। तो वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं, कम से कम आप अपने लिए न्याय करना चाहिए। अपनी बात सोचें। मुझे मेरे लिए भावी पीढ़ी को तैयार करना है, वो अपने आप खुद के लिए भी उपयोगी बन जाएगी। तो वर्तमान पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति न्याय नहीं कर रही है। आगे गणाधिपति ने कहा, सा विद्याया भवति मुक्तये का मुख मुख आह्वान हो। शिक्षा जगत का प्रसिद्ध सूत्र है, सा विद्याया भवति मुक्तये। विद्या वही है जिसमें मुक्ति सधी। मुक्ति के अर्थ को एक सीमा में बांध दिया, उसे सिर्फ मोक्ष के अर्थ में देखा जा रहा है। जीते जी जिसे मुक्ति नहीं मिलती, अरे मरने के बाद कैसे मुक्ति मिल सकती है? तो जो वर्तमान क्षण में बंधा रहता है उसे आगे मुक्ति मिलेगी, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मुक्ति का व्यापक अर्थ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुक्ति का पहला अर्थ अज्ञान से मुक्त होना। अज्ञान बहुत बड़ा बंधन है और अज्ञान के कारण ही व्यक्ति अनेक अनर्थ करता है। तो शिक्षा वह है जो अज्ञान से मुक्त कराए। मुक्ति का दूसरा अर्थ संवेगों के अतिरेक से मुक्ति। इसका अर्थ है संवेगों पर नियंत्रण की क्षमता बढ़े। मुक्ति का तीसरा संदर्भ होगा संवेदों के अतिरेक से मुक्ति। इंद्रियों की संवेदनाओं का जो अतिरेक है,
जो समस्या पैदा करती है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण ये कार्य है कि वह संवेदनाओं के अतिरेक से मुक्ति दिलाए। मुक्ति का चौथा अर्थ धारणा और संस्कार से मुक्ति। व्यक्ति धारणाओं और अर्जित संस्कारों के कारण दुख पाता है, तो शिक्षा का कार्य है वह इनसे मुक्ति दिलाए। मुक्ति का पांचवा अर्थ निषेधात्मक भावों से मुक्ति। तो निषेधात्मक भावों से मुक्ति व्यक्ति का नेगेटिव एटीट्यूड समस्या पैदा कर रहा है। वास्तव में विद्या वही होती है जो मुक्ति के लिए होती है, जिससे मुक्ति सधती है। तो गीत में यही कहा, सा विद्या या भवति मुक्तये, ये मुख मुख पर आह्वान हो। प्रामाणिकता, क्षमा, समन्वय लोकतंत्र के प्राण है। करुणा से अस्तित्व संतुलन मानवता के प्राण है। प्रामाणिकता, क्षमा, समन्वय लोकतंत्र के प्राण है। करुणा से अस्तित्व संतुलन मानवता के प्राण है। मूल्य परक शिक्षा के द्वारा जन जन का निर्माण हो। शिक्षा का नव अभियान हो। शिक्षा का नव अभियान हो। चौथे स्टेंजे में जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात कही, प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, क्षमा, फॉरगिवनेस, समन्वय लोकतंत्र के प्राण है। राष्ट्र में लोकतंत्र की स्थापना करनी है, राष्ट्र का निर्माण करना है, तो बच्चों में ऑनेस्टी आए, मोरल वैल्यूज, नैतिकता का विकास हो, क्षमा का विकास हो। क्योंकि जीवन में जब तक ये सारी चीजें नहीं आएगी, व्यक्ति हिंसक बनेगा, आक्रामक बनेगा, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना लेकर आगे बढ़ेगा। समन्वय, करुणा, सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, ये सारे मानवता के प्राण हैं। ये सारे की सारे ह्यूमन वैल्यूज हैं। तो मूल्य परक शिक्षा के द्वारा जन जन का निर्माण हो, यानी वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन। ऐसा एजुकेशन जिसकी कोई वैल्यूज नहीं है। अकबर बाबर का पिता था या बाबर अकबर का पिता था, इसकी कोई वैल्यू नहीं। यानी इतिहास अपने आप में गौण होता चला गया। गंगा गंगोत्री से निकलती है या प्रयाग से निकलकर कहीं और जाती है, इसका भी कोई महत्व नहीं है। एजुकेशन कैसा हो? वैल्यू बेस्ड हो, जो जीवन का विकास करे। मूल्य परक शिक्षा के द्वारा जन जन का निर्माण हो, यानी डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अगर हमारे जीवन का वैल्यू एडिशन नहीं है तो टू द नेशन, टू द सोसाइटी, टू द संघ, टू द फैमिली, टू द सेल्फ, इन सब के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, संघ के लिए, समाज के लिए अगर वैल्यू नहीं है तो जीने का कोई मतलब नहीं है। वो जीवन भी अपने आप में खोखला जीवन है। आचार संहिता मंजिल है, आदर्श है। दीक्षा ध्यान साधना से हो जाता उसका स्पर्श है। अणुव्रत की आचार संहिता मंजिल है, आदर्श है।
5वें में अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान का गणाधिपति ने जिक्र किया है। अणुव्रत की आचार संहिता मंजिल है, आदर्श है। अणुव्रत का ही एक पार्ट है जीवन विज्ञान। पूरा जो अणुव्रत है, व्रतों के द्वारा आदमी को संयम में समाहित होने का है। आदमी कैसा हो, एक शिक्षक कैसा हो, विद्यार्थी कैसा हो, यही मंजिल भी है और आदर्श भी है। और आदमी को अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए, अपनी आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए, मेमोरी के विकास के लिए, भावनात्मक विकास हो तो क्या करना है? तो अनुप्रेक्षाओं के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग प्रयोगों के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के अलग अलग चरणों के द्वारा उसे जाना जा सकता है। तो राष्ट्रतंत्र की रुग्ण दशा का तुलसी सही निदान हो। हमारा राष्ट्र जो रुग्ण दशा से गुजर रहा है, जो एक आजाद भारत होते हुए भी एक हिंसा के दौर से गुजर रहा है, एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, एक भावनात्मक ह्रास के दौर से गुजर रहा है। अगर इसको विश्व गुरु बनना है, अगर इसको सभ्यता के नए आयाम छूने हैं, अगर इसको एक डेवलप कंट्री बनना है, तो तुलसी सही निदान हो। तो जब तक जीवन विज्ञान का समावेश नहीं होगा, तब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लाइफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ नहीं होगा। तब तक हम सिर्फ कोरे के कोरे बोझा ढोने वाले मजदूर रह जाएंगे और हमारा विकास अपने आप में विकास नहीं, ह्रास कहलाएगा। तो आज जीवन विज्ञान का दिवस है। मैं कहना चाहूंगी, इस जीवन विज्ञान से कोई भी वंचित ना रहे। जिनकी अपनी स्कूलें हैं, आप स्कूलों में जीवन विज्ञान अवश्य लागू करें। आपके बच्चे स्कूल से जब निकलेंगे, निखर कर निकलेंगे। स्कूल के 4 चांद लगेंगे जब आचार्य तुलसी ने इतना सरल करके ये सारा परोस दिया है। तो भला आपके व स्कूल के उत्थान में साथ साथ राष्ट्र का उत्थान होगा। आपको स्वयं को आत्मतोष होगा, संघ के प्रति सेवा होगी, गुरु के प्रति भक्ति होगी। इतने सारे क्वालिटी, यानी एक पंथ अनेक काज, एक तीर कई निशाने, ऐसे जीवन विज्ञान में आप भी निष्णात बने, बच्चों को भी निष्णात बनाए, तभी इस दिवस को मनाने की सार्थकता होगी। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। विद्या के प्रांगण में अब व्यापक जीवन विज्ञान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान हो। बौद्धिकता के सम्रांगण में भावों का सम्मान हो, शिक्षा का नव अभियान हो, शिक्षा का नव अभियान, शिक्षा का नव अभियान।